हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 2020 जो ये मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें का जो 3098 टेस्ट नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये पूरा का पूरा जो हमारा जीएस का पेपर 4 होता है, ठीक है, एथिक्स का, वो पूरा पेपर रहने वाला है। पूरा एथिक्स का पेपर है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है, एक एक चीज़ करके देख लेंगे। तो इसमें कम क्वेश्चन है, तो मतलब तब भी हम इसको दो ही पार्टों में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम दो ही पार्टों में, इसमें कुछ 14 या 15 क्वेश्चन है, तो आधे क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लेते हैं, आधे सेकेंड वाले में कर लेंगे, 7 या 8 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको डिटेल में देखते हैं। तो अगर पिछले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप सारे वीडियो एक एक करके देख सकते हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें है पहला क्वेश्चन, इसमें कहा रहा है साधन और साध्य संबंधी गांधी जी के दर्शन को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें साधन और साध्य क्या होते हैं एक्चुअली में, ठीक है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, क्या इसमें इसके अंदर देखने को मिलता है, और ये जो गांधी के बारे में बात की जा रही है तो क्यों ये महत्व है गांधी के सापेक्ष में, ठीक है, साधन और साध्य, और इसकी जो है विश्व में उनके दर्शन की क्या प्रासंगिकता है इस समय जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है। तो उन सब बातों के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो सरल शब्दों में अगर बात करें तो साधन मतलब साधन लक्ष्य या परिणाम है, ठीक है, और जो साधन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं, ठीक है। तो मतलब साध्य की बात करें तो ये हमारा लक्ष्य हो गया, ठीक है, और साधन की बात करें तो उसको जो प्राप्त करने के लिए जो उपयोग की जाने वाली विधियां हैं उनको हम साधन कहते हैं। तो साधन और साध्य ठीक हो गए। इससे अगर बात करें तो इससे संबंधित भिन्न भिन्न मत विद्यमान हैं। इनमें कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के साधनों को उचित मानते हैं, जबकि अन्य वास्तविक अर्थों में उद्देश्यों की प्राप्ति है तो उचित साधनों की आवश्यकता का समर्थन करते हैं। तो गांधी जी के लिए साधन और साध्य के बीच जो साधन और साध्य के मध्य बीज और वृक्ष की भांति एक ही अभिन्न जो संबंध था वो विद्यमान है। और गांधी जी के अनुसार साधन की बजाय जो साध्य की बजाय जो साधन होता था जो नैतिकता का मानक प्रदान करता था, उसके दर्शन के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करना साधन ही एकमात्र वह वस्तु है जो पूर्णतया निरंतर नियंत्रण में हमारे होती है, ठीक है। तो गांधी जी का मानना था कि हिंसा और अहिंसा एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भिन्न भिन्न साधन नहीं हो सकते, क्योंकि वे नैतिक रूप से गुणवत्ता और सार में भिन्न थे। इसलिए उनसे आवश्यक रूप से पृथक पृथक जो परिणाम ही प्राप्त होंगे। तो मतलब उनका मानना था कि अगर जो हमारा साधन है और साध्य है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अच्छे नैतिक गुणों के साथ, मतलब नैतिकता के साथ हमको उसका पालन करना चाहिए, ना कि कोई दूसरा उनका ऑप्शन होना चाहिए। बेसिकली कहने की ये बात की जा रही है इसमें। तो इसमें गांधी जी ने अपने नैतिक और राजनीतिक विचारों में सत्य अहिंसा को सर्वोत्तम महत्व प्रदान किया है, और कहा है कि अहिंसा सत्य जो कि साध्य है और पहुंचाने का साधन है, ठीक है। जो सत्य है उसी के अहिंसा जो है, ये इसको हम अहिंसा और सत्य की बात की जा रही, तो ये मतलब साधन तक पहुंचाने का एक मार्ग है। उनका विचार था कि अपवित्र साधनों का साध्य कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। मतलब जो अगर जिस चीज़ में हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं वे अगर अहिंसात्मक या मतलब दुर्व्यवहार से भरे हुए हैं, ठीक है, तो वो कभी भी अच्छे नहीं होंगे, वो हमेशा वो भी बुरे होंगे, ठीक है। तो गांधी जी ने यह भी कहा था कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित साधनों का चयन करना दीर्घकालिक प्रतीत हो सकता है। मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन परंतु हमें उन्हें विश्वास था कि यही सबसे लघु मार्ग है, तो वही उसको उनको अच्छा लगता था और सबसे सरल और लघु मार्ग लगता था, ठीक है। तो गांधी जी के अनुसार साधन ही सर्वोपरि था। उनका मानना था कि जैसा साधन होता है वैसा ही साध्य देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज के समय में साधन और साध्य पर गांधी जी के विचार अधिक सुदृढ़ हुए हैं, और इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि भारत ने गांधी जी के सत्याग्रह के तरीकों के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्त कराने के उपरांत उनके सर्वोदय के जो सिद्धांत हैं जो सभी का विकास करने की बात करते थे, ठीक, जो मतलब सभी के
विकास को प्रेरित करते थे को अंगीकृत किया है तथा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया है। जो ये भारत है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए बना है। और उल्लेखनीय है कि अर्थव्यवस्था के साथ साथ मानवीय मूल्यों के संदर्भ में भी एक बेहतर राष्ट्र बनाने की ओर निरंतर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, तो साधन और साध्य पर उनके जो दर्शन को अपनाने से समाज में नैतिकता और सदाचार बनाए रखने में सहायता प्राप्त होगी, जो कि व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में बड़े पैमाने पर अनुपस्थित दिखाई देती है। तो इस प्रकार हम जो है इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा साधन जो होना चाहिए वो जो लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब साध्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा होना चाहिए, और वो मतलब नैतिकता के आधार पर ही होना चाहिए, ना कि अनइथिकल होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम अच्छे जो है लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट था तो इसमें इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ईमानदारी यानी प्रोबिलिटी सुशासन की एक अनिवार्य शर्त है, तो व्याख्या कीजिए। तो ये गुड गवर्नेंस की बात करते हैं कि मतलब जो जो ईमानदारी है जो ये गुड गवर्नेंस को दर्शाती है। तो ईमानदारी क्या होती है, ठीक है, इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। और सुशासन के लिए ईमानदारी के महत्व को स्पष्ट करने के कुछ तर्क भी हमको प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि क्या एक्चुअली में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इसमें अगर हम बात की जाए तो सत्य और निष्ठा के साथ सत्य और सत्य निष्ठा और नैतिकता के साथ साथ शुचिता, सदाचरित्र और शिष्टाचार जैसे सुदृढ़ नैतिक सिद्धांतों का पालन करने का गुण ही ईमानदारी कहलाता है। तो इनका अर्थ है केवल भ्रष्ट या बेईमान आचरण से बचने के बजाय उच्चतम सिद्धांतों और आदर्शों का पालन करना है। यह व्यक्तियों के स्वार्थ के विरुद्ध समुदाय के लिए सेवा को संतुलित करता है। ठीक है, तो ईमानदारी और सुशासन की बात करें तो ये मतलब क्या होता है, तो इसमें जो होता है कि सार्वजनिक पद के प्रबंधन संबंधी कार्य तरीका है। ठीक है, जो संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा है तो राष्ट्रीय आयोग के एक कार्यपत्री में उल्लेख किया गया था। और शासन में ईमानदारी एक दक्ष और प्रभावी शासन प्रणाली तथा सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एक आवश्यक महत्वपूर्ण शर्त है। एक ओर जहां संविधान और कानून शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, वही ईमानदारी नैतिकता ढांचे का हिस्सा है, जो कि शासन की प्रकृति और सरकार और शासित के मध्य संबंध को भी निर्धारित करता है कि उसके कैसे संबंध है। जो मतलब जो शासन है और जो मतलब जनता है, आम जनता है और सरकार के बीच कैसे संबंध है। ठीक है, उनका मतलब बॉन्डिंग कैसी है वो दर्शाता है इन चीज़ों को। ठीक है, तो ईमानदारी सुशासन के लिए आवश्यक क्यों बना, क्या कारण रहा इसका, तो इसमें अगर बात करें तो राजतंत्र की विश्वसनीयता में वृद्धि करने के लिए अगर बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि चूंकि ईमानदारी परिणामों के बजाय प्रक्रियाओं, कार्य विधियों और प्रणालियों से संबंधित है, अतः यह संस्थानों की प्रक्रियात्मक अखंडता सुनिश्चित करती है। इस प्रकार शासन की दक्ष और प्रभावी प्रणाली से सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, और संस्थागत अखंडता को सुनिश्चित करती है। तो ईमानदारी संस्थानों को संचालित करने वाली व्यक्तियों से निरपेक्ष रहते हुए संस्थानों की नैतिकता और वैधता को बनाए रखती है। इसमें एक नैतिक और पारदर्शी दृष्टिकोण का अंगीकरण शामिल होता है। ठीक है, जिससे प्रक्रिया की जांच करना संभव हो पाता है। ठीक है, और व्यक्तिगत स्वच्छंदता को कम करती है, यानी जैसे उच्चतम नैतिक मानकों को कठोरता से पालन करने से संस्थानों और साथ ही व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक के साथ निष्पक्षता से व्यवहार किया जाता है। तो इसमें भी ये मतलब कमी स्वच्छंदता में कमी लाती है, और जो भ्रष्टाचार आचरण पर नियंत्रण रखती है। जैसे कि जो ईमानदारी के विभिन्न पहलू जैसे कि जवाबदेही, पारदर्शिता, निजी लाभ हेतु सार्वजनिक संसाधनों या सार्वजनिक जीवन के पद के दुरुपयोग को रोकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मतलब ये गुड गवर्नेंस का काम होता है। ठीक है, और ये जो जन सामान्य के विश्वास को बनाए रखना, तो शासन और ईमानदारी सरकार और सरकारी प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को बनाए रखती हैं, और ये सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्राधिकारियों के उपयोग के तरीकों को भी सरल बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो सुशासन के लिए अभी शासन में एक सुदृढ़ नैतिक ढांचे का निर्माण आवश्यक है। हालांकि प्रक्रियात्मक ईमानदारी का अभ्यास प्रशासन के मानवीय पहलू की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए
सत्यनिष्ठा और नैतिक मानकों की एक मजबूत संस्कृति सृजित की जानी चाहिए। ठीक है, तो हमको जो है सुशासन, जो जो ईमानदारी है, ये सुशासन को, और जो शासन पे लोगों, जो जनता होती है जिसके द्वारा जो जनता को भेजा जाता, जनता द्वारा जो ये नेताओं को भेजा जाता है, उन पे विश्वास बनाए रखती है, और सरकार पे और संविधान पे भी उनका विश्वास बना रहता है कि जो भी हम मतलब काम हो रहा है वो मतलब इथिकल है और सभी के लिए ये लाभदायक है, इसीलिए ये जो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि नैतिक दुविधा से आप क्या समझते हैं। मतलब जो इथिकल डिलेमा होता है उसके बारे में बात की जा रही है, और सिविल सेवकों द्वारा प्रायः सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं के कुछ उदाहरणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये एक्चुअली में पहले क्या है नैतिक दुविधा। ठीक है, मतलब जो नैतिक ये इथिकल डिलेमा है ये क्या है, और सिविल सेवकों के द्वारा प्रायः जो ये सामना की जाने वाली जो नैतिक दुविधाएं होती हैं उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा कि क्या है, और इसके मतलब निपटने से या इसके बचाव के लिए कैसे, मतलब इसमें सुधार के लिए कैसे उपाय किए जा सकते हैं। तो एक नैतिक दुविधा वह जटिल स्थिति होती है जिसमें प्रायः नैतिक अनिवार्यताओं के मध्य संघर्ष शामिल होता है, जिसमें सिविल सेवक सार्वजनिक पदों को धारण करते हैं और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण हेतु संसाधनों का उपयोग करते हैं। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उनके समक्ष कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनमें उन्हें समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांतों के किसी समुच्चय के बीच चयन करना पड़ता है। तो सिविल सेवकों के समक्ष आने वाले मुद्दों पर विधि या नीति की स्पष्टता के अभाव के कारण उन्हें नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। तो सिविल सेवकों के द्वारा सामना की जाने वाली नैतिक दुविधाओं के लिए कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो इसमें कौन कौन से उदाहरण हैं। तो विभिन्न लाभार्थियों द्वारा की जाने वाली मांगों के मध्य सीमित संसाधनों का आवंटन, जैसे कि विशेष रूप से अस्पष्ट दिशा निर्देशों के मामले में, जिसमें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश सरकार के द्वारा नहीं दिए जाते हैं, उन मामलों पे ये लोग क्या करते हैं कि अपने मतलब एक अपने मतलब कह सकते हैं कि एक अपने विचारों या अपने जो भी वह सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए एक नया मतलब एक जो बीच का रास्ता ये लोग निकालते हैं। ऐसे सिंपल वर्ड में बात करें तो इसी को बोलते हैं। तो ये मतलब क्या करते हैं कि जो अर्थात ये ऐसे मामले जो जनहित में कार्य करने और सभी घटकों का सामना करने या निष्पक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने की किसी सिविल सेवक की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण पर इसका प्रभाव, उदाहरण के लिए अगर बात करें तो किसी जनजातीय क्षेत्र में एक बांध का निर्माण जो उन्हें बाढ़ सुरक्षा प्रदान करेगा और विद्युत उपलब्धता कराएगा, किंतु इनके कारण विस्थापन भी होगा। तो ये भी एक मतलब मुद्दा रहता है कि वो लोग कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो जिसका वेटेज ज़्यादा होता है उन चीज़ों पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निजी जीवन और जो पेशेवर जीवन के मध्य संघर्ष हमेशा देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति और कार्यालय समयावधि के उपरांत भी कार्यरत रहने के मध्य संतुलन स्थापित करना होता है। गोपनीयता और पारदर्शिता के मध्य संतुलन स्थापित करना मतलब सुरक्षा कारणों से संवेदनशील सूचनाओं को गोपनीय बनाए रखना आवश्यक है, किंतु उसके साथ ही लोक सेवक की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शिता भी अनिवार्य है। तो हमको गोपनीयता के साथ साथ पारदर्शिता को इम्प्लीमेंट करना रहता है, और अधिकारी कर्तव्यों के विश्वसनीय और निर्वहन को शामिल करने वाली दुविधाएं, जैसे कि उदाहरण के लिए ये बात करें कि किसी ऐसी नियुक्ति समिति या साक्षात्कार बोर्ड इत्यादि का भाग बनने या उसमें शामिल होने का निर्णय जिसमें भागीदारी को जो सिविल सेवक के हित संघर्ष को की स्थिति भी प्रतिबंधित कर मतलब होती हो। ठीक है, तो वो भी एक मतलब इनके लिए डिलेमा बना रहता है कि इसमें कौन सी सिचुएशन को करें, क्या मतलब हमारे लिए अच्छा है। तो इन बातों पे इन पे संघर्ष चलता रहता है। और सत्यनिष्ठा के साथ साथ कार्य निष्पादन से संबंधित दुविधाएं, जैसे उन मामलों में जहां किसी सिविल सेवक को उनके कर्तव्य के निष्ठापूर्वक संपादन की प्रशंसा में विधि के रूप में स्वीकार्य उपहार की पेशकश की जाए, परंतु उसमें प्रतिदान की संभावना भी शामिल हो, तो वो भी इनको मतलब सोच समझ के करना पड़ता है।
या मतलब उसको स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, उपहार जो कोई हमको दे रहा है, तो उन गिफ्टों को भी हम अवॉइड कभी कभी करते हैं। लेकिन कुछ इस सिचुएशन में जो मतलब जैसी सिचुएशन वहाँ पे होती, उन चीज़ों को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या अनएक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो इन सब परिस्थितियों में लोक सेवक को लोकतांत्रिक जवाबदेहिता, विधि के शासन के प्रति सम्मान, वैध जो वैधता सिद्धांत, पेशेवर सत्यनिष्ठा और नागरिक समाज के प्रति अनुक्रियाशीलता जैसे कुछ मूलभूत सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। और इन सिद्धांतों के अंगीकरण से लोक प्रशासन में नैतिक दुविधाओं से निपटने की प्रक्रिया को एकीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इन परिस्थितियों से निपट सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कुछ अधिकारों को सार्वभौमिक प्रकृति का क्यों माना जाता है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो हमारा है कि अधिकारों की संक्षिप्त परिभाषा के उत्तर प्रारंभ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अधिकार होते क्या हैं एक्चुअली में, ठीक है। और इन पे जो सार्वभौमिक प्रकृति के क्या अधिकार हैं, और इसमें इन अधिकारों की क्यों माना जाता है इनको, ठीक है। और इनके इस पे चर्चा की गई कि इनका आधार क्या होना चाहिए, तो इन पे हमको बात करनी पड़ेगी। तो अधिकारियों का अधिकार उन व्यक्तियों या समूहों के दावे और अधिकारों को संदर्भित करते हैं जो सम्मान, गरिमा के साथ जीवन यापन करने और लोक कल्याण के लिए आवश्यक होते हैं। तो कुछ अधिकारों को सार्वभौमिक प्रकृति का माना जाता है, क्योंकि ये सभी जनजाति के अंतर्निहित अधिकार होते हैं, क्योंकि सभी मानव स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं और प्रतिष्ठा एवं अधिकारों की दृष्टि से अधिकारों से की दृष्टि से समान होते हैं। उन्हें अधिकार का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो स्वतंत्र जीवन के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि स्वतंत्रता के अधिकार का दावा एक सार्वभौमिक दावा माना जाता है, ठीक है। वो सभी के दावे होते हैं। तो ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं, अर्थात ये प्रकृति जो ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं, अर्थात ये प्रकृति के नियमों से निर्मित हुए होते हैं और किसी विशेष संस्कृति या सरकार की विधियों या रीति रिवाजों पर निर्भर नहीं करते हैं। और उदाहरण के लिए प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जो बात की जाती है, और ये मूल वंश, रंग, लिंग भेद, लिंग, भाषा, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के किसी भी प्रकार के भेद के बिना सभी लोगों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार न्याय के विरुद्ध सभी लोगों के समान रूप से प्रभावित करते हैं, तथा इसीलिए इनकी उपलब्धता भी सार्वभौमिक रूप से होनी चाहिए। ये अधिकार अपरिहार्य होते हैं, क्योंकि किसी ऐसे भी अधिकार से वंचित किया जाना भेदभाव या संसाधनों और अवसरों तक असमान पहुंच और अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की लोगों की असमर्थता को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जैसे किसी को भी गुलामी या दासता या सताना या अपमानजनक उपचार के अधीन नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। और आधारभूत आवश्यकताओं की इसमें अगर हम बात करें तो आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, जैसे किसी भी प्रतिभा और कौशल को विकसित करने का अधिकार होता है, अवसर प्राप्त करने का अधिकार होता है आदि। यह सुनिश्चित करते हैं कि कुछ वर्गों को भोजन, वस्त्र और आश्रय के मामले में गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये मतलब समान अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है इनको, ठीक है। तो यद्यपि अगर हम बात करें तो इनमें अधिकांश व्यक्तिवादी तथापि ये समाज के समग्र विकास के लिए उपयुक्त जो वर्णित अधिकारों की आवश्यकता होती है, क्योंकि केवल सशक्त व्यक्ति ही एक स्थायी सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। इन सार्वभौमिक अधिकारों के समावेश में से एक ऐसे विश्व का निर्माण करने में सहायता प्राप्त होगी जिसमें प्रत्येक पुरुष, महिला और बच्चे स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन कर सकेंगे और उत्पीड़न, हिंसा और विभेद से सुरक्षित रहें, ठीक है। तो इस प्रकार हमको इसको लेके चलना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये मतलब 2 का, ये 3 है वो 2 का सेकेंड था, ठीक है। ये संक्षेप में समझाइए कि आप निम्नलिखित से क्या समझते हैं। तो विश्वास क्या होता है, यानी बिलीफ्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ यानी मूल्य क्या होते हैं, नॉर्म्स यानी मापदंड क्या होते हैं, और नीति शास्त्र क्या होता है, और नैतिकता क्या होता है, मॉरल क्या होते हैं, ठीक है। तो हमको एक एक करके इनको देखना है। तो हम अगर बात करेंगे कि ये जो विश्वास होता है यानी बिलीव्स होती हैं, ये क्या होती हैं। तो विश्वास किसी व्यक्ति, समूह अथवा समाज के विचार, दृष्टिकोण और अभिवृत्ति
अभिवृत्तियां होते हैं, ठीक है। तो सरल शब्दों में अगर बात करें तो विश्वास एक ऐसा विचार होता है जिससे कोई व्यक्ति सत्य मानता है, और यह विचार विभिन्न प्रकार के ऐसे सांस्कृतिक, व्यक्तिगत और स्थितिजन्य कारकों से प्रभावित होते हैं जिनका कोई व्यक्तिवादी उन्मुखीकरण या सामूहिक जो उन्मुखीकरण हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए बात करें तो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास, तो ये हम मतलब इसको बिलीफ मान सकते हैं। तो विश्वास सत्य नहीं है, विश्वास सत्य नहीं भी हो सकता है या दोषपूर्ण, पक्षपाती या तर्कहीन भी हो सकता है। हालांकि एक बार विश्वास का एक समुच्चय स्थापित हो जाने के पश्चात यह जो संज्ञानात्मक आधार प्रदान करता है, और ऐसा माना जाता है कि इससे अभिवृत्तियां, कथित सामाजिक मापदंड व नियंत्रण की धारणाएं हैं एवं अंततः प्रयोजन एक तार्किक और सुसंगत ढंग से उत्पन्न होते हैं, तो इनको मतलब इसके रूप में माना जाता है। तो ये विश्वास होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मूल्य, वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो मूल्य क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और क्या वांछनीय है और क्या अवांछनीय है, अथवा क्या महत्वपूर्ण है, से संबंधित किसी व्यक्ति के विशिष्ट या स्थायी विश्वास अथवा विचार हैं। ये सामान्यतः बाह्य परिवेश जैसे कि परिवार, विद्यालय, आंतरिक कारकों जैसे स्वयं के अनुभव, चिंतन व मनन आदि द्वारा निर्धारित होते हैं। मूल्य वरीयताओं या फिर बात करें किसी वस्तु अथवा किसी वस्तु अवस्था जो होती है, किसी वस्तु की अवस्था या परिस्थिति की वांछनीयता से संबंधित निर्णय लेने को निरूपित करते हैं, ठीक है। अगर बात करें इसमें जैसे रामायण में विश्वास विभिन्न मूल्यों में जैसे बड़ों बड़ों का सम्मान करना को विकसित करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त यह देखा जाता है कि विश्वास की एक अन्य धारणा के अंतर्गत चोरी या अपमान करने जैसी मानवीय क्रियाओं हेतु नकारात्मक मूल्यों को नियत किया गया है। तो इस प्रकार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं और किसी व्यक्ति के व्यवहार, दृष्टिकोण एवं कार्रवाई को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी काम को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब वैल्यूज जो होते हैं ये नकारात्मक भी होती हैं और जो है सकारात्मक, दोनों प्रकार की हो सकती हैं। मापदंड की बात करें, जो नॉर्म्स होते हैं, तो मापदंड वे सामाजिक अपेक्षाएं हैं जो कि व्यक्ति के व्यवहार का निर्देशन करती हैं, ठीक है। सामान्य रूप से ये उचित या अनुचित सामाजिक व्यवहार अर्थात व्यवहार की सामाजिक स्वीकार्यता के संबंध में किसी समूह या समुदाय के अनौपचारिक दिशा निर्देश होते हैं, ठीक है। तो ये औपचारिक नहीं होते, ये अनौपचारिक देखने को मिलते हैं, और ये व्यक्तियों पर सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक दबाव का एक स्वरूप है जो एक रूपता की पुष्टि एवं उससे प्रेरित करते हैं, ठीक है, तथा विचलन पूर्ण व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं। तो इस प्रकार अगर बात करें तो मापदंड समाज में व्यवस्था स्थापित करते हैं। अगर जैसे कि बात करें इसमें पारंपरिक भारतीय जो परिवारों में यह एक मापदंड है कि एक पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। तो किसी व्यक्ति के संदर्भ में मापदंड बाह्य रूप से आरोपित किए जाते हैं जबकि विश्वास और मूल्य आंतरिक होते हैं, ठीक है। तो विश्वास और मूल्य ये आंतरिक होते हैं अपने, लेकिन ये होते हैं एक मतलब बाह्य रूप को, समाज को स्थापित करने में एक मतलब व्यवस्था का ये पार्ट होते हैं, ठीक है। नैतिकता मतलब मोरल्स की अगर हम बात करें तो नैतिकता वे सिद्धांत हैं जो किसी कार्य के औचित्य या उनकी अनुचितता के संदर्भ में किसी व्यक्ति का मार्गदर्शन करने में सहायता करते हैं। ये उचित व्यवहार के सिद्धांत हैं जिनका उपयोग मानव चरित्र की अच्छाई और बुराई को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नैतिकता व्यक्तिगत इच्छा से निर्देशित होती है और इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। नवीन ज्ञान के साथ अगर बात करें तो नवीन ज्ञान के साथ नैतिकता में समयानुसार परिवर्तन हो सकता है। तो ऐतिहासिक रूप से अगर बात करें तो ऐतिहासिक रूप से धर्म नैतिकता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो उदाहरण के लिए अगर बात करें तो जैन धर्म के 5 सिद्धांत यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अपने अनुयायियों के लिए नैतिक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। तो ये एक मतलब नैतिक मोरल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नीति शास्त्र की इथिक्स क्या है। तो नैतिकता नैतिक सिद्धांतों की एक व्यवस्था है, ठीक है।
नैतिकता जो नैतिक सिद्धांत होते हैं उनकी सिद्धांतों की एक व्यवस्था है, यानी एक बंच कह सकते हो, जो मतलब नैतिकता नैतिक सिद्धांतों की एक व्यवस्था है जो सही और गलत, अच्छे और बुरे और उचित व अनुचित को समझाने एवं व्याख्या करने और उसके मध्य अंतर करने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करती है। इन सिद्धांतों को नैतिक रूप से अच्छे और बुरे से संबंधित विचारों के आधार पर व्यवहार के नियमों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्हें मानव आचरण के लिए मार्गदर्शन के रूप में वर्णित किया जाता है, जो लोगों को उनके जीवन के साथ साथ सामाजिक कल्याण के संदर्भ में बेहतर विकल्प का चयन करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो नीति शास्त्र जो हमारा है, स्वीकार्य या अस्वीकार्य आचरण अथवा निर्णय पर पहुंचने के लिए तार्किक और छिंद्रान्वेषी विश्लेषण का तत्व है। ठीक है, तो नीति शास्त्र बाह्य रूप से आरोपित होता है और इस प्रकार यह अधिक सुसंगत और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। तो सत्यता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठता, सम्मान, निष्पक्षता नैतिक सिद्धांतों के उदाहरण देखने को मिलते हैं, ये सिंपल वे में अगर हम बात करें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही से आप क्या समझते हैं, दोनों के मध्य संबंध को स्थापित कीजिए। तो ये मतलब पारदर्शिता क्या है, जवाबदेहिता क्या है, ठीक है, इसको हमको डिटेल में थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इसके मध्य क्या हम कैसे संबंध स्थापित करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रशासन में पारदर्शिता का अर्थ है विधि की अनुमति के तहत सूचनाओं की सार्वजनिक डोमेन में उपलब्धता से है। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली में स्पष्टता का समावेश करना है। यह तथ्यों को विकृत किए बिना, मतलब बात करें तो उस विधि से जिससे प्रक्रिया की शुचिता निर्णय में प्रतिबिंबित हो, निर्णय प्रक्रिया और उसके लिए अपनाए गए तर्कों पर स्पष्ट संचार प्रदान करती है। और उदाहरण के लिए जैसे किसी भी सार्वजनिक खरीद परियोजना की ई नीलामी, जिसमें नीलामी से संबंधित सभी वितरक और मापदंड सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो सभी के लिए मतलब ये पारदर्शिता सभी के लिए खुला होना चाहिए कि वो किसी से छुपा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें हैं। और प्रशासन में जवाबदेहिता का आशय है कि अपने निर्णय एवं कार्यों के लिए किसी निर्णयकर्ता का निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी के प्रति जवाबदेहिता से है। ठीक है, कि जो भी आप काम कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं, आपका काम कैसे चल रहा है, ठीक है, उन सब बातों के बारे में आप जिम्मेदार होंगे और आपको अपने सीनियर अधिकारी को जो है जवाब भी इसका देना पड़ेगा। इसका तात्पर्य यह है कि उन्हें अपने निर्णय का औचित्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जांच हेतु स्वयं को प्रस्तुत करना होगा और इसके अतिरिक्त इसमें कार्रवाई औचित्यों को असंतोषजनक माने जाने की स्थिति में प्रतिबंधों का प्रवर्तन भी शामिल है। तो अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो सरकार अपने विभिन्न कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है और सांसद अपने प्रदर्शन के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रति जवाबदेह होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पारदर्शिता और जवाबदेहिता के मध्य संबंध। तो पारदर्शिता और जवाबदेहिता के मध्य एक पूरक संबंध विद्यमान है और एक और जवाबदेहिता आवश्यक पारदर्शिता के प्रकार को परिभाषित करती है और दूसरी ओर सूचना की गुणवत्ता संभव जवाबदेही के प्रकार को निर्धारित करती है। इसे निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जवाबदेही पर पारदर्शिता का अभाव किसी प्राधिकरण के कार्य संचालन में पारदर्शिता से जन सामान्य के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में लोगों को सहायता प्राप्त होती है और सूचना के अधिकार के तहत सूचना का प्रकटीकरण सार्वजनिक अधिकारियों को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। और पारदर्शिता पर जवाबदेहिता का प्रभाव, तो एक जवाबदेही तंत्र की विद्यमानता सार्वजनिक प्राधिकारी को निर्णय में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु बाध्य करती है। उदाहरण स्वरूप अगर भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षा और जांच विभागों तथा अधिकारियों को उनके रिकॉर्डों के अनुरक्षण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करती है। और ये जो अगर बात करें तो ये सकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता जवाबदेहिता प्रणालियों को एक दूसरे की अनुपूरित करने हेतु अभिकल्पित किया जाना चाहिए। दोनों अवधारणाएं एक दूसरे को सुदृढ़ करती हैं और सुशासन विधि के शासन के उत्तम
संचालन और सरकार में नागरिकों के विश्वास को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी। तो ये हमारा 4 का बी है। तो इसमें चर्चा कीजिए कि सामाजिक जो समरसत्ता के हितों में जो स्वतंत्रता के उपभोग पर कुछ प्रतिबंध आवश्यक हैं। तो ये मतलब सामाजिक समरसत्ता यानी जो आपको देखने को मिलता है फ्रीडम, जो इन्जॉयमेंट ऑफ फ्रीडम देखने को मिलता है, इसके बारे में बात करना है और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है इस पे, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें स्वतंत्रता के महत्व को परिभाषित करना पड़ेगा इसमें, और ये स्वतंत्रता पर कौन से प्रतिबंध हैं और इन प्रतिबंधों को मतलब कैसे युक्त होना चाहिए, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्वतंत्रता के अवरोधों की बात करें तो बाधाओं और प्रतिबंधों की अनुपस्थिति और स्वयं के जीवन पर नियंत्रण हेतु कार्य करने की संभावना दोनों के रूप में समझा जा सकता है। केवल एक स्वतंत्र मानव ही स्वयं के लिए सोचने और कार्य करने में सक्षम हो सकता है। इस प्रकार स्वतंत्रता सफल मानव स्वायत्तता हेतु एक आवश्यक शर्त है। उल्लेखनीय है कि मानव जिज्ञासा के साथ युग्मित सोचने और व्यक्त करने और अन्वेषण करने की स्वतंत्रता की थी, जिसके परिणामस्वरूप मानव जाति की प्रगति और विकास हुआ है। ठीक है, हालांकि मनुष्य सामान्य मूल्यों के समूह द्वारा निर्देशित नहीं होता है। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक पूर्ववृत्ति या प्रेरणा के संदर्भ में मतभेद हो सकते हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि किसी मनुष्य के शब्द या कार्य सदैव उस औचित्य के अनुरूप नहीं हो सकते जिससे समाज व्यापक रूप से उचित स्वीकार करता हो। ठीक है, और मानव स्वभाव के ये दोष उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हेतु तर्क प्रदान करते हैं। अतः निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए कुछ विनियमों को परिवर्तित किया जाना चाहिए। तो कौन कौन से ये विनियम होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रेगुलेशन होते हैं। तो ये सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो सामाजिक व्यवस्था समरसत्ता के कुछ ऐसे नियंत्रणों की आवश्यकता होती है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करने से प्रतिबंधित करते हों। उदाहरण के लिए दंड का जो विचार होता है व्यक्तियों को अपराध करने हेतु उनकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से रोकना। और व्यापक सार्वजनिक नैतिकता की बात करें तो व्यापक सार्वजनिक नैतिकता के हित में व्यक्तिगत या सामूहिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय टेलीविज़न पर दुराचरण या अश्लीलता के कुछ समूहों और व्यक्तियों की भावनाओं को आहत कर सकती हैं। ठीक है, राज्य हित की बात करें तो इसमें देखो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत व्यक्तियों पर एक नियम आधारित समाज के प्रतिफल में उनकी कुछ स्वतंत्रता के त्याग की मांग करता है। और यह जो वैसे ही हैं जैसे कि नागरिक शासन एवं सेवा वितरण के मामले में सरकार को अपनी आय में से कर का भुगतान करना है। ठीक है, हालांकि ये इस प्रकार के प्रतिबंध युक्त होने चाहिए। प्रतिबंधों का उद्देश्य व्यवहार के उन पहलुओं को विनियमित करना होना चाहिए, न कि किसी स्वतंत्रता को पूर्णतः नियंत्रित करना। ज्ञातव्य हो कि पहले भी ज्ञात होगा कि भारत का संविधान राज्य को व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता पर स्वास्थ्य, शिष्टता, नैतिकता, लोक व्यवस्था और भारत की अखंडता और सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों इत्यादि के आधार पर कुछ युक्त निर्बंध आरोपित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि यदि ये प्रतिबंध युक्त नहीं है तो इसमें निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। तो कौन कौन ये परिणाम, तो सत्तावादी शासन यानी राज्य द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता को पूर्णता पर जो नियंत्रित करने का प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तौर पर निजता, उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो निजता संबंधी अधिकारों पर राज्य की निगरानी और सामाजिक प्रगति पर सही सीमाएं, तो भिन्न भिन्न विचारों को छूट दिए बिना समाज की प्रगति बाधित हो सकती है। ठीक है, जैसे आईपीसी की धारा 377 के तहत समलैंगिकता का अपराधीकरण और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध। तो मनुष्य अपनी रुचि का अभ्यास और बिना किसी दबाव के जीवन यापन तब तक नहीं कर सकते जब तक धारणा और निर्णय नैतिक प्राथमिकताओं के मानव विशेषाधिकार का प्रयोग न किया जाए। ठीक है,
जैसे कि पुस्तकों, फिल्मों आदि पर प्रतिबंध आरोपित करना व्यक्तियों की व्यक्तिगत रचनात्मक अभिव्यक्ति पर एक प्रतिबंध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यह पर्यवेक्षण किया जा सकता है कि ठोस आधार पर कुछ युक्त जो प्रतिबंध आवश्यक हैं, परंतु समाज के व्यापक हित के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सामंजस्य हेतु ही प्रयास किए जाने चाहिए। ठीक है, ताकि दोनों चीज़ें अपना कार्य अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित के मध्य डिफरेंस क्रिएट कीजिए, मतलब क्या क्या अंतर है इनके मध्य। तो सहानुभूति और संवेदना यानी इम्पैथी और कंपैशन के बीच। बी है हमारा निष्पक्षता और गैर तरफदारी यानी जो इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्शलिटी के बारे में बात की जा रही है। अभिरुचि और अभिवृत्ति मतलब एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के बीच, और आईक्यू और ईक्यू। ठीक है, तो इनके बीच हमको अंतर बताना है। तो पहले तो इनको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा, उसी में हम लोग ये इसकी क्या मतलब संकल्पना है इसके बारे में देखेंगे और क्या अंतर है ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो संवेदना और मतलब सहानुभूति और संवेदना की बात करें तो इसमें सहानुभूति और संवेदना दोनों भिन्न भिन्न संकल्पनाएं हैं किंतु घनिष्ठता से संबंधित हैं। ठीक है, सहानुभूति केवल दूसरे की भावनाओं को समझने की क्षमताएं ही नहीं बल्कि किसी अन्य के स्थान पर स्वयं को रख कर उसकी परिस्थितियां समझना है, लेकिन संवेदना सहानुभूति का उच्चतर स्तर होता है। यह पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने हेतु वास्तविक इच्छा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो मतलब सहानुभूति एक मतलब पहला मतलब इनिशियल फेज है, लेकिन संवेदना एक मतलब उस इनिशियल फेज का उच्चतम मतलब सहानुभूति का उच्चतम शिखर है कह सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें कि किसी 10 वर्ष की लड़की को ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगते हुए देखने के पश्चात स्वयं को उसके स्थान पर रखकर स्वयं को उससे जुड़ाव अनुभव करना सहानुभूति को इंगित करता है। इसके बाद यदि आप उसकी सहायता करने का प्रयास करते हैं तो यह संवेदना को दर्शाता है। इसे किसी गैर जो सरकारी संगठन के संपर्क में करने जैसे प्रयास शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी हेल्प करना उस मतलब उस स्थिति में जो इंसान है, ठीक है, उसकी अगर मदद करने ना उससे निकालने के लिए उसको मतलब बाहर लाने के लिए जो प्रयास करना वही संवेदना कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा निष्पक्षता और गैर तरफदारी। तो लोक सेवाओं में ये निष्पक्षता से तात्पर्य पूर्णतया मामले के गुण के अनुसार कार्य करना और किसी भी पक्षपात या पूर्वाग्रह के बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। या अधिकतम लोक कल्याण हेतु योगदान कर तथा जो ये राष्ट्र निर्माण की दिशा में कर्तव्यों का निर्वहन कर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित करना है। ठीक है, लेकिन अगर लोक सेवाओं में गैर तरफदारी से तात्पर्य किसी अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विशेष रूप से किसी विशिष्ट राजनीतिक समूह या संस्थाओं या व्यक्तियों के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण रखना, तो ये मतलब किसी समूह संस्था या मतलब तो इसी का मतलब एक एक्स्ट्रा वर्जन भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर बात करें कि कोई सिविल सेवक तब तक निष्पक्ष होता है जब तक वह अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को अलग रखता है। ठीक है, और क्रियान्वित की जा रही सरकारी योजनाओं के संदर्भ में सभी नागरिकों के साथ नियमों और विनियमों के अनुसार व्यवहार करता है और राजनीतिक दबाव के बावजूद ईमानदार रहते हुए विधि के शासन के अनुसार कार्य कर गैर तरफदारी की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। तो मतलब ये निष्पक्षता और जो गैर तरफदारी है निष्पक्षता का एक मतलब एक्स्ट्रा वर्जन है, मतलब सर्वोच्च शिखर कह सकते हैं इसको हम। अभिरुचि और जो है अभिवृत्ति की बात करें तो अभिरुचि एक निश्चित स्तर पर निश्चित प्रकार के कार्य करने की क्षमता को संदर्भित करता है या प्रदर्शित करता है, लेकिन जो अभिरुचि शारीरिक या मानसिक हो सकती है तथा इसे अर्जित किया जा सकता है अथवा यह जन्मजात हो सकती है। लेकिन जो अभिवृत्ति होती है यह किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, घटना के अनुकूल या प्रतिकूल मूल्यांकन की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती है या हमारे समाज परिवेश के सभी पहलुओं के प्रति हमारी धारणाओं एवं क्रियाओं को एक मूलभूत निवारक है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सुलेमानी में जो ऑपरेशन सुलेमानी चलाया गया था
ऑपरेशन सुलेमानी में कोझिकोड में एक जिला कलेक्टर ने बड़े रेस्तराओं के साथ सहयोग करके निर्धनों को भोजन प्रदान करने की एक पहल आरंभ की थी। इस प्रकरण में निर्धनों के प्रति जिला कलेक्टर की अभिवृत्ति करुणा की है और निर्धनों के साथ संपन्न लोगों को संबद्ध करने और रेस्तराओं के साथ सहयोग करने का एक अभिनय उपाय ढूंढने की क्षमता अभिरुचि होती है। तो मतलब ये जन्मजात नहीं हो सकती। जो अभिरुचि होती है ये जन्मजात होती है, लेकिन अभिवृत्ति जो है किसी वस्तु, घटना या किसी मूल्यांकन से प्रदर्शित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आईक्यू लेवल और ईक्यू लेवल में क्या अंतर है। मतलब इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होती है, और जो ये मतलब आपको देखने को मिलता है संवेगात्मक बुद्धि यानी इमोशनल क्वांशेंट देखने को मिलती है। तो इसके क्या अंतर है, तो इनके तहत अगर बात करें तो बुद्धि लब्धि के तहत किसी व्यक्ति की बुद्धि के स्तर का निर्धारण दृश्यात्मक या स्थानिक प्रक्रम, विश्वास के ज्ञान, स्वतंत्र रूप से तर्क करने या कार्य संबंधी स्मृति या अकाल्पनिक स्मृति, मात्रात्मक तर्क शक्ति आदि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं आईक्यू लेवल। ठीक है, और अगर जो इमोशनल लेवल की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी व्यक्ति की भावना, बुद्धि लब्धि के स्तर की एक माप है, या किसी व्यक्ति की स्वयं की और अन्य लोगों की भावनाओं की पहचान करने, इन भावनाओं का उपयोग करने और उन्हें विनियमित और प्रबंधित करने की क्षमता को दर्शाती है। ठीक है, इसमें आत्म जागरूकता, स्व प्रबंधन, सामाजिक जागरूकता और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे गुण सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो अगर हम उदाहरण के रूप में अगर इसको हम देखें तो लोक सेवाओं में आईक्यू लेवल जो होता है आर्थिक नीति जैसे कुछ तकनीकी विषयों की शीघ्रता को समझने में एक लोक सेवक की सहायता कर सकती है, जबकि ईक्यू जो होता है, ठीक है, जो संवेगात्मक बुद्धि होती है, ये इमोशनल, तो इसमें क्या होता है, इस पर किसी विभिन्न हितधारक की आम सहमति बनने तथा उन्हें समझने की उनकी क्षमता को निर्धारित कर सकती है। इस प्रकार आईक्यू और ईक्यू दोनों एक साथ मिलकर अपनी भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी हम इन चीज़ों पे काम कर पाएंगे इफेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति के चरित्र के विकास में परिवार और शैक्षिक संस्थानों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें व्यक्ति के चरित्र के विकास में परिवार में मतलब व्यक्ति के चरित्र के विकास में परिवार और शैक्षिक संस्थानों के महत्व को हमको रेखांकित करना पड़ेगा कि क्या है, और प्रासंगिक उदाहरण देते हुए, मतलब अच्छे उदाहरण जो मतलब हमारे रियल लाइफ के हैं उनको देकर हम इसके बारे में डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है कि चरित्र किसी व्यक्ति के गुणों की विद्यमानता या अभाव सहित उनकी विशेषताओं का समूह है जो उसे विशिष्ट बनाता है। चरित्र उन व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा निर्मित होता है जिनसे किसी व्यक्ति को विशेष रूप से उसकी बाल्यावस्था के दौरान अवगत करवाया जाता है। ठीक है, तो परिवार प्रथम सामाजिक संगठन है जो कि वह निकटतम सानिध्य प्रदान करता है, जिसके तहत कोई बच्चा सामाजिक होना सीखता है और निम्नलिखित तरीकों में व्यक्ति के चरित्र के विकास को प्रभावित करता है। तो बच्चे अपने माता पिता का अनुसरण करते हैं, इस प्रकार वे अपने माता पिता के व्यक्तित्व की विशिष्टताओं को आत्मसात कर सकते हैं। जैसे कि किसी पितृसत्तात्मक परिवार में जन्मे बच्चे में महिला के प्रति पूर्वाग्रह विकसित होने की अपेक्षाकृत अधिक संभावनाएं होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा जैसे कि बड़े परिवार के सदस्यों के अनुभवों से सीखते हैं कि उन गुणों को अंतर्निहित करने का प्रयास करते हैं जिन्हें आत्मसात करने की उनकी अपेक्षा की जाती है। उदाहरण के लिए बात करें तो अतीत में माता पिता और दादा दादी अथवा नाना नानी द्वारा प्रदर्शित कठोर परिश्रम, ईमानदारी या साहस आदि के बारे में ये होता है। ठीक है, और भाई बहनों की मौजूदगी और उनका व्यवहार, तो किसी किसी भी बच्चे के चरित्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि भाई बहनों की अधिक संख्या
प्रतिद्वंदित और ईर्ष्या का कारण बन सकती है, किंतु यह सहायता एवं देखभाल करने जैसी अनुपूरक अंतःक्रियाओं के सकारात्मक प्रकार हेतु भी उत्तरदायी हो सकती है। और किसी परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण को प्रभावित करती है। जैसे कि जिन व्यक्तियों को जन्म समृद्ध परिवारों में हुआ है, वे अपनी परिस्थिति के अनुसार अतिव्ययी और अभिमानी हो सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि यदि किसी परिवार में प्रेम और देखभाल आदि से परिपूर्ण परिवेश होता है, तो साझेदारी, करुणा, समानुभूति, विश्वसनीयता आदि जैसे गुण विकसित होते हैं। तो परिवार के अतिरिक्त बच्चे अपने विश्वास के चरण में अपनी अधिकांश समय शैक्षिक संस्थानों में ही व्यतीत करते हैं। ये संस्थान निम्नलिखित तरीके से किसी भी व्यक्ति के चरित्र का विकास करते हैं। जैसे कि शिक्षक बच्चे के इस संबंध में जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। जैसे कि अवगुणों का निवारण और गुणवान छात्रों को पुरस्कृत करना। वे प्रेरणा स्रोत के रूप में भी कार्य करते हैं। वे अपने व्यवहार के माध्यम से बच्चों को प्रभावित करते हैं। विद्यालय का परिवेश जहां जाति, धर्म और या लिंग के आधार पर बच्चों का आकलन नहीं किया जाता है, समानता, बंधुत्व और तर्क संगत के गुणों को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। और विद्यालय का जो पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रतिरूप, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, कठोर परिश्रम की अभिरुचि, व्यावसायिकता के दृष्टिकोण का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और खेल व अन्य गतिविधियों में बात करें तो खेल व अन्य गतिविधियों में सहयोगात्मक भावना, उत्तरदायित्व, विश्वास, विरोधियों के प्रति सम्मान, नियमों के तहत जीवनचर्या, रचनात्मक तरीके से क्रोध को सकारात्मक दिशा देने का समावेश करते हैं। तो इन सब बातों में इनका मतलब जो शैक्षिक संस्थान होते हैं बहुत काम करते हैं। शैक्षिक संस्थान एक नियंत्रित परिवेश में बच्चों को विभिन्न आयु समूहों के अन्य बच्चों के साथ परस्पर क्रिया करने में भी सहायता करते हैं। यह सामाजिकरण करने, मित्र बनाने, दूसरों के व्यवहार को समझने, विविध समूहों एवं मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने में बच्चे की सहायता करता है, जो अंततः बच्चे के चरित्र का निर्माण करने में सहायक होते हैं। तो किसी व्यक्ति का चरित्र उस सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था से व्यापक रूप से निर्धारित होता है जिसमें उनका विकास होता है। इसलिए चरित्र निर्माण के वर्षों के दौरान माता पिता की निगरानी और मूल्य आधारित शिक्षा एक श्रेष्ठ मनुष्य या नागरिक के विकास है तो आवश्यक मापदंड है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर अलगाववादी। तो ये मतलब उपयोगितावाद से आप क्या समझते हैं, और उदाहरण के साथ उन आधारों का वर्णन कीजिए जिन पर इनकी आलोचना की गई है। तो हमको इसके बारे में क्या है कि उपयोगितावाद क्या है, इसके बारे में मतलब यूटिलिटेरिज्म जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या है, यूटिलिटी क्या होती है इसके बारे में, और इसके प्रकार क्या हैं। ठीक है। तो उन सब बारों के बारे में और उदाहरण के साथ हम इनको समझेंगे। तो हमारी उपयोगितावाद मूलतः उपयोगिता के सिद्धांत से प्रेरित है, अर्थात वही कार्य नैतिक रूप से सही हैं जो सभी प्रभावित पक्षकारों की उपयोगिता या कल्याण के संबंध में संलग्न रूप से सर्वोत्तम परिणाम उत्पन्न करते हैं। उपयोगितावादी सिद्धांत अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का प्रतिपादन करते हैं। यह सुझाव देना है कि वैकल्पिक कार्य वाई के बजाय एक्स का कार्य निष्पादन करने का एकमात्र यह कारण है कि एक्स कार्य करने से मानव जाति को वाई कार्य की तुलना में अधिकतम सुख की प्राप्ति होगी। जेरेनम बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिज्विक कुछ उपयोगितावादी विचारक हैं। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत चीज़ें समझ में पाएंगे कि उपयोगितावाद में क्या क्या है। और उपयोगितावादी सिद्धांतों का विरोध, तो कुछ परिस्थितियों में हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने के क्रम में उपयोगितावादी सिद्धांतों के तहत नैतिक रूप से समस्याग्रस्त और संदेहास्पद कार्य करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि
यदि कोई न्यायाधीश किसी अपराध हेतु किसी निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराए हुए दंगों को रोक सकता है, तो उपयोगितावाद यह इंगित करता है कि न्यायाधीश को निर्दोष व्यक्ति का दोषी ठहराए जो निर्दोष व्यक्ति को दोषी ठहराना चाहिए या उसे दंडित करना चाहिए। यदि कोई डॉक्टर किसी स्वस्थ व्यक्ति को मारकर उसके अंगों का उपयोग जीवन रक्षक प्रत्यारोपण हेतु करके 5 लोगों को मरने से बचा सकता है, तो उपयोगितावाद यह इंगित करता है कि डॉक्टर को 5 की जान बचाने हेतु एक व्यक्ति को मार देना चाहिए। ठीक है, तो ये उपयोगितावाद है। ठीक है, कि ज़्यादा लोगों का अगर फ़ायदा हो रहा है तो कुछ अगर हमारा नुकसान भी हो रहा है तो हमको ज़्यादा लोगों की तरफ झुकना चाहिए। ठीक है, तो ये उपयोगितावाद बताता है। किसी उपयोगितावाद समाज में लोग व्यवहार में विश्वास, समाज में स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूर्वानुमेय निरंतरता की कमी होगी। उदाहरण के लिए, जैसे कि पिछले उदाहरण में हमने देखा कि यदि न्यायाधीश और डॉक्टर अधिकतम कल्याण हेतु कुछ भी कर सकते हैं तो कोई भी यह विश्वास करने में सक्षम नहीं होगा कि न्यायाधीश विधि के अनुसार कार्य करेंगे और डॉक्टर किसी मरीज के अंगों का उपयोग अन्य मरीजों के लाभ के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अधिकतम लोगों के सुख को प्रतिपादित करके उपयोगितावाद उन समूहों के हितों, आवश्यकताओं और सुखों की अपेक्षा करता है जिनकी संख्या कम है। उदाहरण के लिए, जैसे गोमांस के उपयोग पर प्रतिबंध की अपील करने वाले बहुसंख्यक लोगों की आवाज़ अल्पसंख्यक लोगों की आहार वरीयता के प्रति मनमानी है और कई मामलों में सुख की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि ये मानवीय जो मापनीय नहीं होती, इसलिए प्रायः सुख का परीक्षण करना अत्यंत कठिन होता है। उपयोगितावाद के लिए जो आवश्यक परिणामों का पूर्वानुमान करना असंभव है, क्योंकि परिणाम जो होते हैं अंतर्निहित रूप से अज्ञात हैं। जैसे कि लोग न्यायोत्तर हत्याओं का जश्न मनाते हैं, हालांकि इससे विधि की समयक प्रक्रिया का उल्लंघन होता है और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस प्रकार उपयोगितावाद नीति शास्त्र से जुड़ी विभिन्न चिंताओं और यह मानव कार्यवाहियों और सामाजिक लक्ष्यों और सरकारी कार्यक्रमों के लिए एक मात्र मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं हो सकता। तो इसके और भी विकल्प हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमको जो है प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हम लोग आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कल जो जितना भी क्वेश्चन बचेगा उतना हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद। और सबसे पहले तो आज पहले ही मैं विश कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग ये मत कहें कि आपने जो है विश नहीं किया। तो हैप्पी होली सभी को। ठीक है, और ये सॉरी, होली नहीं, हैप्पी दीपावली। ठीक है, आई विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। और ये दीपावली आप लोगों के लिए स्पेशल हो। इस दीपावली के बाद जो भी आपका समय आए वो अच्छा आए, आप लोगों के साथ ढेर सारी खुशियाँ आपको लोगों को दे। ठीक है, तो ये मैं दिल से दुआ करता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।